नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने घरेलू निर्यातकों की सहायता के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने की अनुशंसा की। वित्त मंत्री ने जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को आयकर भुगतान से छूट प्रदान करने की घोषणा की। खुदरा कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ने खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में कटौती की। बंध्याकरण के माध्यम से रोगवाहक मच्छरों को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने के लिए क्रिस्पर आधारित प्रणाली विकसित की गई। और उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधि के विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत न्यायाधीश जांच अवधि नहीं बढ़ा सकते। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई। ये बैठक भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता थी। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के अंतर्गत विदेशी तथा रक्षा मंत्रियों के बीच वार्ता होती है। ये दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग का विस्तार करने के लिए समग्र लक्ष्य के हिस्से के रूप में स्थापित की गई थी। अब तक भारत ने अमेरिका और जापान के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है। इस वर्ष के आरंभ में भारत और रूस भी इसी प्रकार की 2+2 वार्ता आयोजित करने के लिए सहमत हुए थे। दरअसल 2+2 वार्ताओं का काफी महत्व है। इससे क्वाड समूह को प्रोत्साहन मिला है। दोनों पक्षों ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चतुष्पक्षीय सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की। स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड समूह का एक साझा दृष्टिकोण है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित है। भारत, ऑस्ट्रेलिया दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सशस्त्र बलों के बीच संलग्नता में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। पिछले वर्ष जून में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक विस्तार प्रदान किया था। साथ ही रसद समर्थन के लिए सैन्य अड्डों तक पारस्परिक पहुंच के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। वार्ता में व्यापार के मुक्त प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों का अनुपालन और संपूर्ण क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने पर बल दिया गया था। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने घरेलू निर्यातकों की सहायता के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने की अनुशंसा की। मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं के उन्मूलन के लिए किया गया एक समझौता होता है। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कई चिंताओं को रेखांकित किया है, जैसे वर्ष 2020 में -15.73% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2019-20 से भारत का निर्यात संकुचित हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के साथ कोई एफटीए कार्यशील नहीं होने की वजह से अन्य निर्यातक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में भारतीय घरेलू निर्यातक घाटे में है। इससे वैश्विक बाजार में भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। साथ ही रेल मंत्रालय निर्यात खेप के परिवहन के लिए प्रतिस्पर्धी माल ढुलाई दर प्रदान करने में असमर्थ है। इस रिपोर्ट ने कई अनुशंसाएं भी की हैं, जैसे कि भारत को वर्तमान मंदी की स्थिति से उबरने और वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन और अपने निर्यात बास्केट में विस्तार करना होगा। नए निर्यात बाजारों में प्रवेश करने के लिए अपने प्रयासों में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए के समक्ष मौजूद अवरोधक मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। माल ढुलाई में रेल की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय को सुदृढ़ प्रयास करने चाहिए। सड़क की तुलना में रेल माल ढुलाई का हिस्सा केवल 35% है, जबकि विकसित देशों में ये प्रवृत्ति विपरीत है। खुदरा कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ने खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में कटौती की। उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए केंद्र सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के कच्चे तेल पर मानक सीमा शुल्क दर घटाकर 2.5% कर दी है। भारत में खाद्य तेल की कमी में जारी अनियंत्रित वृद्धि के बीच ये कदम उठाया गया है। खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वृद्धि की वजह से हुई है, क्योंकि
जबकि भारत खाद्य तेल की अपनी घरेलू मांग का 56% आयात के माध्यम से पूरा करता है। इसके अलावा मलेशिया में कोविड-19 लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप ताड़ यानी पाम की फसल में गिरावट आई है। यूक्रेन और रूस में सूखे की वजह से सूरजमुखी के तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से वैश्विक उत्पादन में वर्ष 2020 में 9% की गिरावट दर्ज की गई थी। ताड़ और सोया उत्पादक क्षेत्रों पर ला नीना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वनस्पति तेल से जैव ईंधन के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है और आय में वृद्धि तथा खान पान की आदतों में बदलाव हो रहा है। रिपोर्ट में कई उपाय भी सुझाए गए हैं, जैसे कि आने वाले 5 वर्षों में पाम ऑयल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी NMEOOP आरंभ किया गया है। वर्ष 2021 के खरीफ सत्र के लिए किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों का मुफ्त वितरण करने के लिए केंद्र सरकार ने तिलहन के लिए खरीफ रणनीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की है। वित्त मंत्री ने जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को आयकर भुगतान से छूट प्रदान करने की घोषणा की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा 14 अन्य जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यासों को आयकर के भुगतान से छूट प्रदान की है। छूट प्राप्त करने वाले ऐसे जिला खनिज प्रतिष्ठानों की कुल संख्या अब 165 हो गई है। जिला खनिज प्रतिष्ठानों के अंतर्गत संग्रह के साथ साथ अर्जित ब्याज पर भी छूट प्रदान की जाएगी। ये छूट उस स्थिति में उपलब्ध होगी जब न्यास किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा। आइए अब आपको बताते हैं इन न्यासों के महत्व के बारे में। न्यास के पास अधिक निधि उपलब्धता और बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा परिणाम उन्मुख गतिविधियां संचालित करने में इनका योगदान होगा। इससे पहले खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 ने केंद्र सरकार को जिला खनिज प्रतिष्ठान के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार दिया है। बाद में केंद्र सरकार ने इसके लिए कई निर्देश जारी किए थे, जैसे जिला खनिज प्रतिष्ठानों द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध में नियमों का कठोर अनुपालन। इसके अलावा इस प्रतिष्ठान से कोई भी फंड राज्य की निधि या राज्य स्तरीय कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अन्य कोष तथा योजनाओं में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर जिला खनिज प्रतिष्ठान की निधि में से किसी भी व्यय को स्वीकृति या अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा। जिला खनिज प्रतिष्ठान खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित किसी भी जिले में एक अलाभकारी निकाय के रूप में एक न्यास है। इसे खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है और ये खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निधि में पट्टा धारकों द्वारा योगदान, विलंबित भुगतान के लिए पट्टा धारकों से प्राप्त ब्याज, पट्टा धारक पर आरोपित कोई दंड, निधि पर अर्जित ब्याज से प्राप्त आय, बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज और सावधि जमा में निवेश की गई अतिरिक्त निधि पर प्राप्त ब्याज शामिल है। देश के 22 राज्यों के 600 जिलों में DMF स्थापित किए गए हैं, जिन्होंने DMF संबंधी नियम अधिसूचित किए हैं। बंध्यकरण के माध्यम से रोगवाहक मच्छरों को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने के लिए क्रिस्पर आधारित प्रणाली विकसित की गई है। नई सटीक निर्देशित बंध्या कीट तकनीक यानी प्रेसिशन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक PGSIT। ये तकनीक एडीज इजिप्टी प्रजाति के मच्छरों के जीन को बदल देती है। आपको बता दें कि ये प्रजाति मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस आदि रोगों के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। PGSIT नर मच्छरों का बंध्याकरण करने के लिए क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करती है और रोग प्रसारक मादा मच्छरों को उड़ने में असमर्थ बनाती है। इस तकनीक को उन लक्षित स्थानों पर बंध्य नर और उड़ने में असमर्थ मादाओं के अंडों में डिप्लॉय करके कार्यान्वित किया जा सकता है, जहाँ पर मच्छरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का प्रसार हो रहा है। आइए अब जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। दरअसल कीटनाशकों के प्रति मच्छरों के बढ़ते प्रतिरोध के साथ साथ मलेरिया रोधी दवाओं के प्रति मलेरिया परजीवी के प्रतिरोध ने भी इस रोग से निपटने के लिए नए विकल्पों की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न कर दी है। आइए अब आपको बताते हैं PGSIT की विशिष्टता। PGSIT को अधिक सटीक और मापनीय तकनीक के रूप में डिजाइन किया गया है, क्योंकि जीन संशोधन की ये तकनीक विकिरण या रसायनों की बजाय क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करती है। जीन ड्राइव के विपरीत PGSIT प्रणाली आत्म सीमित यानी सेल्फ लिमिटिंग है और इसका पर्यावरण में बने रहना या प्रसारित होना अनुमानित नहीं किया गया है। जीन ड्राइव प्रणाली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनिश्चित काल के लिए वांछित आनुवांशिक परिवर्तनों को सक्षम बनाकर रोगवाहकों को नियंत्रित कर सकती है। इस तरह वैज्ञानिकों को आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को वन में छोड़ने से पहले ये प्रमाणित करने की आवश्यकता थी कि ये प्रणाली सुरक्षित और प्रभावी है। क्रिस्पर यानी क्लस्टर्ड
delivered regularly interspaced short palindromic repeats. CRISPR-Cas9 लक्षित डीएनए को विधि पूर्वक काटकर और हटाकर इसके बाद प्राकृतिक डीएनए मरम्मत प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जीन एडिटिंग करता है। इस प्रणाली में 2 भाग होते हैं, Cas9 एंजाइम और एक गाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको बता दें कि क्रिस्पर तकनीक को हमलावर वायरस के विरुद्ध बैक्टीरिया और आर्किया के प्राकृतिक रक्षा तंत्र से अनुकूलित किया गया था। अगली खबर न्यायपालिका से। उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत न्यायाधीश जांच की अवधि नहीं बढ़ा सकते हैं। न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि केवल विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी यूएपीए की धारा 43D के तहत नामित एक विशेष न्यायालय ही आरोप पत्र दाखिल करने के समय विस्तार के मुद्दे का निवारण करने के लिए अधिकृत होगा। अन्य न्यायाधीश समय विस्तार के ऐसे मामलों के निवारण के लिए प्राधिकृत नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 2020 में भी ऐसा ही निर्णय दिया था। विशेष न्यायालयों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के तहत और ऐसे विशेष न्यायालयों की अनुपस्थिति में सत्र न्यायालयों के साथ स्थापित किया जाता है। यूएपीए भारत का प्रमुख आतंकवाद रोधी कानून है। इसके अंतर्गत 90 दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी किए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसा करने में सफल नहीं हुए तो आरोपी डिफॉल्ट बेल का पात्र हो जाता है। यूएपीए 1967 के प्रमुख प्रावधानों और वर्ष 2019 में संशोधित प्रावधानों की बात करें तो इसके तहत केंद्र किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए के महानिदेशक को संपत्ति की जब्ती या कुर्की को स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है। ये आतंकवाद के मामलों की जांच के लिए एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को अधिकार प्रदान करता है। यूएपीए के तहत दोष सिद्धि की दर अत्यंत कम है। वर्ष 2016 और वर्ष 2019 के बीच यूएपीए के तहत दर्ज किए गए मामलों में से केवल 2.2% मामलों में ही अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किया गया था। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफसपा 1958। असम के राज्यपाल ने अफसपा के तहत राज्य के अशांत क्षेत्र की स्थिति को और 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अफसपा सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में व्यवस्था पुनः स्थापित करने के लिए असाधारण शक्तियां और उन्मुक्तियां प्रदान करता है। पूर्वोत्तर में अफसपा असम, नागालैंड, मणिपुर में इम्फाल नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिले और असम की सीमा से जुड़े अरुणाचल प्रदेश के 8 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में अफसपा लागू है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए एसडीआर्स का अब तक का सबसे विशाल आवंटन यानी लगभग 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रभावी हो गया है। ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को बढ़ाएगा और आयात अर्थव्यवस्था में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही इससे विनिमय दर भी मजबूत होगी। एसडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। इसे वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्यों के आधिकारिक भंडार के अनुपूरण के लिए बनाया गया था। इसका मूल्य 5 मुद्राओं की एक बास्केट पर आधारित है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग शामिल है। बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य। इस अभयारण्य से 8 गंभीर रूप से संकटग्रस्त ओरिएंटल सफेद पीठ वाले गिद्धों को वन में छोड़ा गया। ये भारत में इस तरह का पहला कदम है। बीर शिकारगाह पंचकुला, हरियाणा में अवस्थित है। इसमें गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर अवस्थित है। इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में भी नामित किया गया है। अटल टिंकरिंग लैब्स स्पेस चैलेंज 2021। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने संपूर्ण भारत में विद्यालयी छात्रों के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स स्पेस चैलेंज आरंभ किया है। इसे सभी विद्यालयी छात्रों, परामर्शदाताओं और शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अटल टिंकरिंग लैब्स प्रयोगशालाओं सहित और एटीआर प्रयोगशालाओं से रहित विद्यालय भी शामिल हैं। ये सुनिश्चित करता है कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को एक खुला मंच प्रदान किया जाए, जहां वे डिजिटल युग में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं को अपडेट और सक्षम बना सकें।
सारागढ़ी का युद्ध। 12 सितंबर को सारागढ़ी के युद्ध की 124वीं वर्षगांठ थी। ये युद्ध ब्रिटिश भारतीय सेना और सिख सैनिकों और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पश्तून ओरकजई आदिवासियों के बीच लड़ा गया था। 21 सैनिकों को 8000 से अधिक अफरीदी और ओरकजई आदिवासियों के विरुद्ध तैनात किया गया था, लेकिन उन्होंने मृत्यु का सामना करते हुए साहस पूर्वक युद्ध को अंजाम दिया। सारागढ़ी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की सुलेमान रेंज में फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच एक संचार रिले पोस्ट था, जिसे फोर्ट कैवगनरी भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। सुब्रमण्यम भारती, इन्हें आधुनिक तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ और 12 सितंबर 1921 को इनका देहावसान हुआ। सुब्रमण्यम भारती आधुनिक तमिल काव्य के अग्रदूत थे, जिन्हें सम्मान पूर्वक महाकवि कहा जाता था। एट्टाईपुरम के राजा ने उनकी कविता से प्रभावित होकर उन्हें भारती की उपाधि प्रदान की थी, जिसका अर्थ है देवी सरस्वती का आशीर्वाद। उन्हें 3 विदेशी भाषाओं सहित 14 भाषाओं में महारत हासिल थी। उन्होंने भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को जागृत करने के लिए अपने लेखन का उपयोग किया था। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध चिंता प्रकट की थी और ब्राह्मणवाद तथा धर्म सुधार का समर्थन किया था। सुब्रमण्यम भारती दलितों और मुसलमानों के साथ भी एकजुटता में थे। उनका आदर्श वाक्य था अरिवेलु थेलुवु, यानी मन की स्पष्टता। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। इसके साथ ही विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।